Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 12 का एक और नया टॉपिक विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को अगर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, कैसा लगेगा, क्या एक्सप्रेशन होगा वो, एंड इसके जस्ट बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चलो, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है ये एक्चुअल में, देखो हमारे पास में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को क्या कर रखा है, ये कंडक्टर है हमारा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये मैंने क्या बना रखा है, कंडक्टर। इसे हमने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इट विल मेक्स ए एंगल थीटा। ये दिख रहा है आपको, थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ओके, और इसकी लेंथ दे रखी है हमने कैपिटल एन, और इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली चार्ज का डायरेक्शन अगर मैंने ये दिया है तो तुम बताओ किस तरफ हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली इधर, ये करंट का डायरेक्शन, तो ये चार्ज का डायरेक्शन। तो कुछ हमारी ये है कहानी पूरी। अब इस पूरी कहानी का हमें निष्कर्ष निकालना है, इन द सेंस कंक्लूजन निकालना है। चलो, व्हेन एन एनी चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो वैसे तो थ्योरी और एक्सप्लेनेशन तो मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस नोट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज फटाफट वहां से जाके ज्वाइन कीजिए और नोट्स को डाउनलोड करते रहिए। चलो, क्या है इसके बारे में जो मैं बोला, वो सारी की सारी थ्योरी यहीं पे लिखी हुई है। When any charge moves in a magnetic field, then a force act on it. जब चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। In any conductor, electric current is due to the drift velocity. अच्छा, अब करंट किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सारे के सारे चार्जेस किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि जहां पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वहां सारे चार्जेस एक ही तरफ जाते हैं। तो सब चार्जेस एक तरफ जाते तो उनके ऊपर, सभी के ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मेरी वेलोसिटी इधर है, या फिर चलो इधर मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, मेरे चार्ज पार्टिकल इस तरफ एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों के क्या लगेगा, एक फोर्स परपेंडिकुलर ऊपर। आप वेलोसिटी बदल दो फिर भी फोर्स तो परपेंडिकुलर ही है विद द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी पी। वी वेलोसिटी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सो हमने यहाँ पे वेलोसिटी को कंसीडर किया है क्यू वी डी, नीचे डी लगा रखा है तो समझ जाना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, स्मॉल एन। लेट्स कंसीडर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज अ स्मॉल एन, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अगर नंबर ऑफ जो हमारे पास में क्या है, सॉरी नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में वो कितने, स्मॉल एन है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एन ना, और तो मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को एन से, तो ये कैपिटल एन शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वॉल्यूम, और स्मॉल एन शो कर रहा है बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और वॉल्यूम की जगह पे लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं इसको। नाउ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन ई लिख दिया हमने। एन की जगह पे जो वैल्यू आई है उसको पुट कर लेते हैं, कहाँ से, ये रही, एन की वैल्यू को इसकी जगह पे डाल देते हैं, तो हमें मिल गया ये Q इज इक्वल टू स्मॉल एन, ए, एल और ई। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी नहीं है, बस चलता आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। नाउ इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, F इज इक्वल टू क्यू वी डी बी साइन थीटा ना। ये इस इक्वेशन के अंदर यहां से हम Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर क्या पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही Q की वैल्यू पुट करोगे तो ये तुम्हें मिलेगी ये पूरी इक्वेशन, एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फोर्स आ गया यहां से। अब चार्ज का, अब इस केस को यहाँ पे भूल जाओ, इक्वेशन नंबर 4 डाल दी हमने। अब इसको एक बार के लिए यहीं पे होल्ड रखते हैं। नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, राइट।
तो ये चार्ज अपॉन टाइम, इक्वेशन नंबर 5। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। और तुम ऐसा भी कर सकते हो, चलो लेंथ अपॉन टाइम इसको है ना नॉर्मली भी समझो तो ऐसा लिख रखा है ये बस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो L है और जो टाइम है हमारा वो क्या हो गया, टाइम ऑब्वियसली। तो यहाँ से टाइम पीरियड को ऊपर लेके आ गए, वेलोसिटी को नीचे ले आए हम, तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड भी मिल गया। इसी टाइम पीरियड को हम उठा के कहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू हम उसे उठा के कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। चार्ज की जगह पे NaLe आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ गया। तो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, I इज इक्वल टू NaLe अपॉन LVD। नाउ इस L से ये L तो कैंसिल आउट, और Vd डिनोमिनेटर में था तो Vd विल कम अप, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, ये यहाँ से ऊपर की तरफ आ गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू AN, चलो VD, ये हमारा करंट मिल गया हमें, ठीक है। करंट मिल गया यहाँ से। तो मतलब कुल मिला के आप इस पूरे टर्म जहाँ पे भी NaEVD है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, करंट की वैल्यू। तो भैया आपके पास में ये है ना NaL और EVD, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, करंट की वैल्यू। तो इस पूरे की जगह पे करंट की वैल्यू लिखी थी, वहाँ पे बच गया था लेंथ, तो लेंथ को बचा लिया हमने। और ये तो बस वेट अ सेकेंड, तो हमारे पास में क्या मिला है, NaEVD को तो हमने लिख दिया I, कहाँ से लिखा, यहाँ से, और LB साइन थीटा एज इट इज था, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आया, ILB साइन थीटा आया, ठीक है। बात समझ में आया, ILB साइन थीटा। और अब फोर्स किस किस के बीच में, देखो L और B के पीछे साइन लग रहा है ना, तो क्रॉस बन जाएगा LB का, तो फोर्स विल बी I ब्रैकेट के अंदर L क्रॉस B, वेक्टर फॉर्मेट में भी मिल गया हमें। तो बस ये हमारा क्या था, फोर्स था, ठीक है। ILB साइन थीटा हमारा फोर्स है जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में लगता है, ठीक है। नॉर्मल अगर चार्ज की बात करें तो QEB साइन थीटा यूज कर रहे थे हम, अब यहाँ पे कंडक्टर आ गया है तो ILB साइन थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, देखो साइन थीटा, अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, कंडक्टर को हमने ऐसे ही रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, कंडक्टर भी इधर, तो थीटा कितना है, 0, थीटा 0 तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू सबको पता है 0 ही होती है। तो यहाँ पे साइन 0, ये 0 आ गया, तो फोर्स विल बी 0। इस केस में कोई भी इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला। अब अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे रख दूं, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही जा रहा है, तो ये इसके साथ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, टोटल करंट, बात समझ में आई, टोटल और मैक्सिमम भी है। ये यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, कह लो बिल्कुल तो क्या पूरी ही 0 है, मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आपको, चलो बढ़िया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना आप मुझसे। अब ये बात तो एक कंडक्टर की थी ना, ये देखो कहाँ गया, ये एक कंडक्टर की बात थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 2 कंडक्टर्स जिनमें करंट फ्लो हो रहा है। चलो सो ये रहा सो मेरे पास में 2 कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, ठीक है। इन दोनों की लेंथ क्या है, सॉरी लेंथ नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r, मतलब स्मॉल r। इन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, एक में करंट हो रहा है I1, दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है I2। पहले वाले कंडक्टर का नाम है PQ, दूसरे वाले कंडक्टर का नाम है RS। अब इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे लगेंगे ऑब्वियसली, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगा और सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले पे लगेगा, राइट, ठीक है। बट हम मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल देंगे जैसे, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो PQ को कर लेते हैं सबसे पहले, PQ वाला ये रहा, और इस PQ के करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो राइट हैंड थंब रूल हम उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरा राइट हैंड, ये थंब रूल, ये ऊपर जा रहा है तो कर्व इधर बनेगा, तो ये ऊपर जा रहा है तो कर्व, पहले कर्व बना लेते हैं,
तो ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल आप खुद यूज करिए, इस डायग्राम को बनाओ, उस पर ऐसे हाथ रख के चेक करो कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो करंट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे से, देखो मैं प्लेन के ऊपर रख रहा हूँ ना, ये मेरा टैब है, इस टैब के ऊपर करंट का डायरेक्शन है ये ऐसा के साथ सेम, मैं इसके ऊपर अगर रख रहा हूँ तो दिख रहा है ना प्लेन से बाहर की तरफ फिंगर्स आ रही, प्लेन से बाहर, तो ये हमारा क्या है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ, जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ आता हुआ। अब बात ये है कि मैंने इसको B2 क्यों लिखा है, इसको B2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसकी वजह से होगा, फर्स्ट वाले की वजह से होगा, सॉरी सेकंड वाले की वजह से होगा। आप इसकी भी बात कर लो, दोनों के दोनों वायर में करंट तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाले वायर में करंट I2 ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा जो इस I1 के ऊपर लगेगा, और I1 पे जो निकल रहा है वो किस में एंटर करेगा, I2 में एंटर करेगा। सो इस तरह से हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दोनों के लिए, इसका अपवर्ड है फ्रॉम द प्लेन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, और इसका क्या आ जाएगा अपने पास में डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिनोट कर लेते हैं। अब B2 करा है क्योंकि ये I2 की वजह से, और B1 करा है क्योंकि ये I1 की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ में करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना पड़ेगा जो मेरे प्लेलिस्ट में है, अब वहां जाके जरूर देख सकते हैं। तो B1 क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डायरेक्शन तो मैंने अभी बता दिया कैसे निकलेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकलेंगे। इसी तरह से अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुमने निकाल दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है, I1 अपॉन R, राइट। अब फोर्स निकालना है, तो पहले वाले की वजह से दूसरे पे कुछ फोर्स लगेगा और दूसरे वाले की वजह से पहले पे कुछ फोर्स लगेगा। तो चलो, RS is placed perpendicular magnetic field in which the current I2 flows, so the force on the RS due to B1, पहले वाले की वजह से सेकंड पे फोर्स लगेगा, तो मैंने यहाँ पे सेकंड F2 लिख दिया, ठीक है, ताकि तुम लोगों को दिमाग रहे कि सेकंड पे F2 है, और F2 में करंट होगा I2, ऑब्वियसली सेकंड पे जो भी फोर्स लगेगा उसको F2 से डिनोट करा है, तो सेकंड वाले का करंट I2, सेकंड वाले की लेंथ L, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1, क्योंकि पहले की वजह से लग रहा है सेकंड पे, और दोनों के बीच में एंगल कितना 90, ये देखो ये इधर आ गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ में 90 बना रहे हैं, यस 90 बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 90, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे अपना एंगल रहेगा। तो सेकंड RS पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड B1, और PQ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया I2 L B1 sin थीटा, यहाँ तक आ गया। नाउ B1 की वैल्यू हमने रख रखी थी ये पूरी, जिसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पुट करा है तो I2 L डॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 R, ये हमारे पास में डेरिवेशन आ गया, क्या है I2 L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। नाउ इस पे एक चीज और है, अब इनको थोड़ा एडजस्ट इस तरह से कर लेते हैं कि देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो बाहर की तरफ, अच्छा एक काम करते कैंसिल आउट कर देते, 2 से 2 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो नाउ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर, I1 I2 साथ में एडजस्ट कर लिया, लेंथ को थोड़ा पीछे खिसका दिया, और R हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। सो दिस इज द फोर्स F2, मतलब कि सेकेंड कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रहा है F2, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं L को, मतलब I mean ये वाला L डिनोमिनेटर में ले जाऊं इधर, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ना, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि L नीचे आ गया है, तो ऑब्वियसली एक सेकेंड, हाँ, तो ये F2 के नीचे अगर L आ जाता है और यहाँ से L गायब हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ को लिख दिया जाए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है यही हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, पहले वाले कंडक्टर की वजह से दूसरे पे लगने वाला। सिमिलरली दूसरा भी तो सेम करंट फ्लो करेगा, चलो सेम करंट भी नहीं कर रहा है,
डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है ना, पहला वाला दूसरे पे लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, बस वहां पे करंट की वैल्यू बदल सकती है और क्या बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है। बट अगर कंडक्टर आमने सामने रखे हैं तो लेंथ को सेम रख सकते हैं। तो चलो सिमिलरली दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, F1/L μ0/2 I1I2/R। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। तो ये कुछ था हमारा डेरिवेशन टू द टू कंडक्टर्स, जो हमें डिस्क्राइब करता है कि पहला कंडक्टर दूसरे पे क्या फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे क्या फोर्स लगाएगा, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस की साइड्स को चेक करूं तो देखते ही पता पड़ रहा है F2/L μ0/2 आ रहा है, इधर भी देखो μ0/2 आ रहा है, यहाँ I1I2/R आ रहा है, यहाँ पे भी I1I2/R आ रहा है। सो दोनों ही फोर्स बराबर है। यहाँ से हम लिख देते हैं ये रिलेशनशिप, F1/L = F2/L = μ0/2 I1I2/R। सो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट व्हेन अ करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, करंट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वहां पे क्या होगा, बोथ कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक सेम डायरेक्शन में होगा। बट अगर करंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये यहाँ पे देखो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, I1I2 ऊपर, तो एक का डायरेक्शन बना था अपवर्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, एक का डायरेक्शन बना था डाउनवर्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो ऑब्वियसली इन दोनों ही रूल की वजह से अपोजिट डायरेक्शंस बने और अपोजिट से वो मैग्नेट की वजह से चिपक गए, या फिर कह सकते हो वो वायर्स एक दूसरे के क्लोज आ गए। चलो अब यहां से हम है ना 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। कैसे देते हैं, चलो मैं बताता हूँ कैसे दे सकते हैं। अगर I1I2 1 एम्पियर है, दोनों में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और रेडियस कितनी, रेडियस आई मीन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं F1/L F2/L क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई, क्योंकि देखो I1 और I2 तो हमारे एक हो गए और ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, μ0/2 पाई। तो μ0/2 पाई बच गया। अब μ0 की वैल्यू डाल देते हैं, जो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर। तो कह सकते हो कि 1 एम्पियर वो करंट होता है जहां पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू 10⁻⁷, और पर मीटर 1 मीटर में, और दोनों वायर कहाँ सिचुएटेड होने चाहिए, वैक्यूम में, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हो।